Hello everyone. Today we will discuss about conservative and non-conservative forces. First of all, first of all we will discuss about conservative force. A force is conservative if the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the end points. देखो बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो बॉडी है वो वर्क डन होगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, यानी कि हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा जहाँ से उसको स्टार्ट किया और जहाँ तक हम उसको लेके गए, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। और वो डिपेंड किस पे नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो इसको हम समझने के लिए कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं। देखो मान लो ये हमारे पास कोई ब्लॉक है जिसका मास क्या है 5 kg। अब ये ब्लॉक क्या था हमारे पास, ये हमारे पास ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इसका मास 5 kg हो गया। अब ये मेरे पास सरफेस ऑफ ग्राउंड। अब मान लो इस ब्लॉक को मैं छोड़ता हूँ, ये मान लो फॉल करते हैं ये ऐसे, तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ किसके कारण हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हम किसकी बात करेंगे, ग्रेविटी के ऊपर। तो हमें पता है जो W होता है वर्क क्या होता है हमारे पास, F(s) cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसे लगती है हमारे पास, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे जो ग्रेविटी कारण फोर्स होगी F = mg। तो F = मास कितना है 5, g हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 10, तो F कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो W g ग्रेविटी के कारण देख रहे हैं, F की वैल्यू कितनी आई 50 न्यूटन मल्टीप्लाई S डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर। थीटा एंगल किसके बीच में होता था, F और S के बीच में। अब यहाँ पे S भी नीचे की तरफ है, फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1। तो WG किसके इक्वल आ जाएगा 200 जूल। अब इसी की ये वाली कंडीशन लगी, पहले तो हमने सिर्फ इस पाथ की बात की, ये एक पाथ था हमारे पास सिर्फ। अब इसमें देखो हमारे पास 3 पाथ लेके चल रहा हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें देखो अब पहली कंडीशन तो वही सेम है, फर्स्ट पाथ वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हैं। तो फर्स्ट पाथ के लिए हमारे पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो सेम होगा जैसे हमने ऊपर किया, वो कितना होगा 200 जूल। अब सेकंड पाथ की बात करते हैं। सेकंड पाथ में हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को वापस उसी पोजीशन पे लेके जाते हैं, यहाँ से अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अब किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी किस तरफ थी हमारे पास, नीचे की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में W वर्क डन सेकेंड पाथ के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, F वही है हमारे पास, कितना लग रहा था 50, डिस्प्लेसमेंट वही 4 है, लेकिन इसमें अब एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो सेकंड के लिए हमारे पास सेकंड पाथ के लिए वर्क डन आ गया -200 जूल, क्योंकि कोस 180 क्या होता है -1। अब थर्ड पार्ट, अब फिर हम वापस ब्लॉक कहाँ पे आया हमारे पास, वहीं पे आ गया वापस, कहाँ से वही इनिशियल पे ले गए थे पहले, अब इनिशियल से वापस कहाँ आया, वो फाइनल पे। तब उस कंडीशन में थर्ड पाथ के लिए वर्क डन क्या होगा, सेम होगा जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि ग्रेविटी कारण जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी कारण वो भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, सेम हो गया हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन में था, वो भी कितना आएगा 200 जूल। अब नेट वर्क डन देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा बाय ग्रेविटी। तो WG लिख लिया, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, सभी को ऐड कर देंगे, थर्ड पाथ। तो WG कितना आ जाएगा, फर्स्ट के लिए 200, सेकंड के लिए कितना है -200, प्लस थर्ड के लिए कितना है 200। ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया 200 जूल। अब देखो पहले हमने सिर्फ ये वाली पाथ की बात की थी, अब इसमें हमने ये पाथ लिया, फिर ये तो पाथ के क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें भी कितना आया 200 जूल और इसमें भी रिजल्ट कितना आया 200 जूल। तो हम यही तो कह रहे थे कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, वो सिर्फ जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कि एंड पॉइंट्स पे। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन।
अब सेकंड हम बात करते हैं, एग्जांपल इसके देख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी मैंने एग्जांपल किया वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और इलास्टिक फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, ये सारी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ए फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द बॉडी मूव्स। इसमें क्या होगा, जो वर्क डन होगा अगेंस्ट ए फोर्स वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। सच ए फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको देखो कैसे डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम अगेंस्ट ए फोर्स देखना है। तो ये कोई हमारे पास ये वुडन ब्लॉक है जिसका मास क्या है हमारे पास 5 kg, और ये कोई वुडन टेबल का सरफेस हो गया जिस पे हमने इस ब्लॉक को रखा हुआ है। अब यहाँ से लेके इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे लेके गया, तो अब इस कंडीशन में हमें पहले क्या देखना, अब हमें पता है अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से लेके यहाँ लेके जाऊँगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? इस तरफ लगेगी हमारे पास। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी इस कंडीशन में पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स देखनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में भी क्या है मेरे पास? mg कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही है? अपवर्ड। तो जो r किसके इक्वल है मेरे पास? mg के इक्वल है। और हमें पता है जो f होता था, f इक्वल टू क्या आता था मेरे पास? म्यू r। हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसमें हम क्या कहते थे? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता था? नॉर्मल रिएक्शन में। तो अब इस कंडीशन में अब हमें म्यू चाहिए, हम म्यू लेट कर लेते हैं, क्योंकि जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्मूथ वुडन सरफेसेस, तो उस कंडीशन में वो कितना लाई करता है? 0.2 से लेके 0.5। तो हम मान लेते हैं अभी यहाँ पे कितना है? 0.2। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लेट कर ली वो कितनी हमें दी हुई है? ये हमें दी होगी, तो हमने कितनी मान ली? 0.2। तो r पहले हम फाइंड आउट करते हैं। r इक्वल टू m कितना है? 5। g की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेट वही 10 लेके चल रहा हूँ, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 न्यूटन। ये भी क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि ये भी फोर्स ही है एक तरह की। f, अब हमें f निकालना है। r की वैल्यू आ गई, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? म्यू कितना है? 0.2। r कितना है? 50। ये जीरो इधर गई, ये जीरो कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो हमें ये पता चल गया जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। अब मुझे इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो कम से कम मुझे अप्लाइड फोर्स, मान लो अप्लाइड फोर्स मैं P मान लेता हूँ, तो अप्लाइड फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? कम से कम 50 न्यूटन लगानी पड़ेगी। तो 10 न्यूटन कितनी आई है हमारे पास? 10 न्यूटन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? W इक्वल टू P, अप्लाइड फोर्स को मैं P ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है? S कोस थीटा। W इक्वल टू P की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? F। इतनी फोर्स तो चाहिए मुझे, लेकिन हम अगेंस्ट फ्रिक्शनल देख रहे हैं, तो जो P है इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ है। तो P इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस F के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? माइनस F। तो P की जगह क्या आ गया? माइनस F। S की जगह क्या आ जाएगा? 4, यानी कि S वैसे का वैसे ही रखते हैं एक बार। अब थीटा एंगल किसके बीच में देख रहे हैं? P और S के बीच में। अप्लाइड फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो कोस 0। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस FS। तो W इक्वल टू माइनस F कितना आया था हमारे पास? 10। S कितना है? 4। तो कितना आया हमारे पास? माइनस 40 जूल। कितना आ गया? माइनस 40 जूल। हम इसको वैसे सिंपल भी देख सकते थे, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस, तो एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो हम वैसे भी अप्लाई कर सकते थे। W इक्वल टू FS, कोस 180 आता तो माइनस आता, तो माइनस वो यहाँ पे आ गया। अब हम इसी कंडीशन में देखो अलग 3 पाथ लेके चलेंगे। पहले तो हमने सिर्फ किसकी बात की थी? फर्स्ट पाथ, एक ही पाथ की बात कर रहे थे। अब हम 3 पाथ लेके चल रहे हैं, 1 2 3। तो देखो पहली वही कंडीशन है जो हमने फर्स्ट की, उस कंडीशन में हमारे पास कितना आया? W माइनस 40 जूल। कितना आया? माइनस 40 जूल। इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रही थी। अब मैं ब्लॉक को वापस यहीं लेके आ रहा हूँ। अब वापस यहाँ लेके आता हूँ, तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है। अब इसमें भी कितना होगा मेरे पास?
क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल वही 180 है। तो इस कंडीशन में मेरे पास कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट वही है, सब कुछ वही है, तो उस कंडीशन में मेरे पास फिर क्या आएगा, -40 जूल। थर्ड कंडीशन वही जो फर्स्ट वाली थी, तो इसमें भी कितना आएगा मेरे पास, -40 जूल। तो नेट वर्क डन देखेंगे तो अब कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे हम। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -40 -40 -40, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, -120 जूल। अब देखो हमने ये वाला पाथ लिया था फर्स्ट, इसमें सिर्फ एक पाथ था, इसमें 3 पाथ है। तो अब इसमें देखो हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे -40 जूल और यहाँ पे क्या है, -120 जूल। इसका मीन्स जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो एग्जांपल क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, विस्कोसिटी होगी, ये सारी क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसमें नोट क्या करना है हमने, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 0। कंजर्वेटिव की कंडीशन में अगर क्लोज पाथ के लिए देखेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव के लिए देख लें, क्लोज पाथ के लिए, तो वो वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो वो देखो ये कंडीशन, यही सेम जो हमने अभी की है। ये देखो पहले मैं इसको कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया, इस कंडीशन में हमने वर्क देखा था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो कितना था हमारे पास, 200 जूल। 200 जूल हमने क्या देखा था, 200 जूल। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास कितना था, 200 जूल। ये फर्स्ट पाथ के लिए आ गया। सेकंड पाथ के लिए करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो कितना होगा, WG। ये किसके लिए है, 4 पाथ फर्स्ट, 4 पाथ सेकंड। अब देखो क्लोज पाथ कैसे बना, यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल यहाँ गए, फिर फाइनल से हम उसको कहाँ लेके आए, इनिशियल पे लेके आए। तो इस कंडीशन में अगर वर्क डन देखें सेकंड पाथ के लिए, वो कितना आया था हमारे पास, -200 जूल। नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, नेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट पाथ के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, और ये किसके लिए था, सेकंड पाथ के लिए। तो W फर्स्ट W सेकंड, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा मेरे पास, 200 - 200, तो कितना आ जाएगा, 0। तो हम यही तो बात कर रहे हैं भी, हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ हो क्या आ गया, 0। अब इस ये वाली कंडीशन अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं, इस पे 0 आता है नहीं आता। ये तो किसके द्वारा था, कंजर्वेटिव के कारण। अब किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव में, क्योंकि उसमें अब 0 नहीं होता, 0 नहीं होगा, तो उसके लिए वही कंडीशन देखो। पहले फर्स्ट पाथ की बात, ये सेकंड पाथ कैसे लेके गए ब्लॉक को, यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर वापस इसको यहीं लेके आए, तो एक क्लोज पाथ हो गया हमारे पास। अब इसके लिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पाथ के लिए हमारे पास वर्क कितना आया था, -40 जूल। सेकंड पाथ के लिए हमारे पास मैं फाइंड आउट किया, -40 जूल। नेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दोनों को ऐड अप कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -40 -40 कितना है, -80 जूल। तो इसमें देखो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा। यही कह रहे थे हम, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज नॉट 0। अब एक ये भी कंडीशन याद रखनी है तुमने, कंजर्वेटिव में क्या याद रखना है, जो इसमें मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। देखो जैसे अब यहाँ पे क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में। अगर सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इनकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। अगर वापस हम इसको वहाँ पे वापस लेके जाते हैं तो ये सारा जो सम आएगा मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी कंजर्वेटिव फोर्सेस में। लेकिन इस कंडीशन में करते हैं तो इसमें क्या आ रही है, जो एनर्जी हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, हीट अप, यानी कि इसमें जो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।